हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो में हम बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मोहाली सोसाइटी स्टाफ नर्सेस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, while preparing the patient for paracentesis, the nurse must educate the patient for, and the options are: option number A is maintaining NPO status before test, option number B is void before test, option number C do cuffing exercises, and option number D is to take plenty of fluids. Now what is paracentesis? Paracentesis, it is a procedure in which excessive fluid is removed from the एब्डोमिनल कैविटी, जिसको कि हम एब्डोमिनल टैपिंग भी बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज कि शी हैज टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वॉइड बिफोर टेस्ट। तो जो हमारा ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए, बिकॉज अगर फुल ब्लैडर होगा तो उस टाइम पे ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जो पेशेंट है उसको यूरिनरी ब्लैडर इंजरी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, which food is known as reference protein? And the options are: option number A meat, option number B milk, option number C fish, and option number D egg. So इसमें जो correct answer है that is option number D, that is egg is known as reference protein because इसमें जो net protein utilization है for egg is 100 and which is maximum among all the given foods. Now the next question is, which mineral is known as two-edged sword? And the options are: option number A is iron, option number B is iodine, option number C is fluorine, ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम। तो इनमें से कौन सा मिनरल है जिसको हम टू एज्ड स्वॉर्ड कहते हैं? मतलब कि अगर उस मिनरल एक्सेसिव में होगा तो भी पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट को तब भी कोई ना कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लोरीन और फ्लोराइड। So both excess and deficiency cause various condition, and the normal level of fluoride is 0.5 to 1 mg per liter. अगर फ्लोराइड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, लेवल ज्यादा हो जाता है, तो इट विल लीड टू डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन इट विल कॉज डेंटल कैरीज। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू एज्ड स्वॉर्ड। तो अगर कम हो रही है तो भी कोई ना कोई कंडीशन हो रही है पेशेंट को, अगर ज्यादा हो रहा है तो भी कोई ना कोई कंडीशन हो रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ribbon like stool are present in which condition? And the options are: option number A is megacolon, option number B is intussusception, option number C is omphalocele, and option number D is cryptorchidism. So रिबल लाइक स्टूल कौन सी डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेगाकॉलन। दिस इज ऑल्सो नोन एज हिर्स्पंज डिजीज। इसमें क्या है कि देयर इज द एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन द रेक्टम, तो उसकी वजह से जो बच्चा है वो रिबन लाइक स्टूल प्रोड्यूस करेगा। And what is omphalocele? Omphalocele, it is a condition or it is a birth defect of the abdominal wall, जिसमें कि हमारा बच्चे का जो इंटेस्टाइन है, लीवर है और अदर ऑर्गन है दैट विल स्टिक आउटसाइड ऑफ द बेली थ्रू द बेली बटन। एंड जो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है, इट इज द फेलियर ऑफ द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू द स्क्रॉटम पार्ट। जो टेस्टिस होंगी that will not descend from abdomen into the scrotum, that disease is known as cryptorchidism. Now the next question is, the three C's of tracheoesophageal fistula are, and the options are cataract, cardiac defect, celiac disease, cold death, croup or cystic fibrosis. Option number C is CHD, colon cancer or clubfoot, and option number D is cuffing, choking और cyanosis. So इसमें जो correct answer है that is option number D, क्योंकि ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का मतलब है कि ट्रेकिया और इसोफेगस में देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला। तो जब भी बच्चा फीड लेगा तो उस टाइम पे जो फूड आइटम है दैट एंटर फ्रॉम इसोफेगस इनटू द ट्रेकिया, तो उसकी वजह से जो बच्चा है उसको कफिंग हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है एंड चोकिंग हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
After the amputation of lower extremity, which action should be taken by the nurse to prevent bleeding from the stump? And the options are elevate the residual limb on pillow. Option number B is elevate the foot end of the bed. Option number C is tie a tourniquet above the stump. And option number D is maintain the semi-follows position. So after the amputation of the lower extremity, the main nursing responsibility is option number B, that is elevate the foot end of the bed. कभी भी पेशेंट के रेजिडुअल लिम्ब के नीचे पिलो नहीं रखना है. क्यों नहीं रखना है? क्योंकि द रेजिडुअल लिम्ब शुड नेवर बी एलिवेटेड बाय प्लेसिंग पिलो अंडर द नी, क्योंकि उसकी वजह से इट विल लीड्स टू फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर एट द हिप जॉइंट. सो टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग from the stump, the nurse should elevate the foot end of the bed. Now the next question is, opioid analgesic should never be given in a patient with, and the options are option number A is acute pain, option number B is GI disturbances, option number C is myocardial infarction, and option number D is respiratory depression. So for this, the correct answer is option number D, that is respiratory depression. Because जो opioids हैं, opioid analgesics are the central nervous system depressants. तो ये जो patient के respiration rate को depress कर देते हैं. तो अगर already patient को respiratory depression है और हम उनको अगर ऊपर से opioid देंगे, तो it will further deteriorate the condition of the patient. So that's why opioid should not be given in the patient with respiratory depression. Now the next question is, in gastrointestinal system, the order of assessment is, the option number A is inspection, palpation, percussion or auscultation. Option number B is inspection, auscultation, percussion or palpation. Option number C is auscultation, inspection, palpation and percussion. Option number D is percussion, palpation, inspection and auscultation. So which order of assessment is followed in gastrointestinal system? So normally जब भी हम physical assessment करते हैं तो उसमें हम inspection, palpation, percussion and auscultation ये method follow करते हैं. So out of these method, which method is appropriate for the GI assessment? So the option is option number B. तो ऑप्शन इसमें हमेशा हम इंस्पेक्शन के बाद ऑस्कल्टेशन करते हैं, फिर परकर्शन करते हैं एंड लास्ट में पाल्पेशन करते हैं. क्यों? बिकॉज auscultation is always conducted before palpation in abdominal examination, because palpation can fasten the peristaltic movement and hence alter the assessment result. तो इसीलिए जो palpation है वो auscultation के बाद करनी चाहिए. Now the next question is, which sign indicates hypocalcemia? So अगर पेशेंट का कैल्शियम लेवल डिक्रीज है तो इनमें से कौन सा साइन है जो पेशेंट में प्रेजेंट होगा? कर्निक साइन, बेटल साइन, टॉर्शन साइन और ह्यूमन साइन. सो the correct answer is option number C, that is torsion sign. Now what is torsion sign? Torsion sign is a sign in which there is the carpal spasm induced by inflating a blood pressure cuff. मतलब अगर हम पेशेंट के कफ बीपी कफ बांध के उसको इन्फ्लेट करते हैं मोर देन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mm of Hg से ज्यादा. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है तो उसमें 20 mm of Hg और ऐड करके मतलब 140 mm of Hg पे अगर हम 5 मिनट्स तक रखते हैं उसको इंड्यूस करके, तो उस टाइम इन्फ्लेट करके, तो उस टाइम पे पेशेंट को कार्पल स्पाज्म हो जाएगा. दैट इंडिकेट्स कि जो पेशेंट है उसमें जो कैल्शियम लेवल है दैट इज डिक्रीज्ड. एंड जितने भी हमारे मेडिकल साइंस हैं ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. उसमें हर साइन का इंडिकेशन और उस साइन को कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट एक्शन ऑफ नर्स इन केस ऑफ पेशेंट came to the emergency with eviscerated wound is encourage cuffing. Option number B is cover the wound with sterile NS soaked gauze. Option number C is pain management, and option number D is starting IV infusion. So already correct answer इसमें show हो रहा है, that is option number B, that is cover the wound with sterile NS soaked gauze. So it is evisceration. evisceration में क्या है कि जो हमारे internal organ है वो
बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी सर्जिकल वूंड है, अगर वो वूंड हमारा खुल जाता है, सूचस खुल जाते हैं किसी कारण से और वहां से हमारे ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, सो दैट इज नोन एज इवर्सिएटेड वूंड। एंड हमने उन उस वूंड को क्यों कवर करना है एनएस से with wet sterile gauze, because it will prevent wound drying and further damage to the internal organs. Now the next question is, DVT is indicated by, that is deep vein thrombosis, by which sign? And the signs are Homan sign, Kernig sign, torsion sign, or Chevostek sign. And the option is, correct answer is option number A, that is Homan sign. So again, इसमें आप मेडिकल साइंस वाली जो वीडियो है जो कि कमेंट में मैंने पिन की है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. Now the next question is, what is the primary goal for the patient admitted with fracture? तो patient है admitted है with fracture, तो उसके में हमारा primary goal क्या रहेगा? So the options are nutrition, pain management, calcium supplementation or immobility. So basically for the patient with fracture, immobility is one of the important goal, because immobility will promote the healing and also help in maintaining proper bone alignment. Now the next question is, the stage of Plasmodium infective to man is, and the options are gametocyte, option number B is sporozoite, option number C is prophozoite, and option number D is merozoite. So the correct answer is option number B, that is sporozoite, that is infective to man. तो इसमें जो हमारा मलेरियल पैरासाइट है जो कि है प्लाज्मोडियम, जो कि 4 तरह का होता है हमारे पास, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई. लाइफ साइकिल जो है इसकी 2 होस्ट में होती है. वन होस्ट इज द इंटरमीडिएट होस्ट एंड वन इज द डेफिनेटिव होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट में सेक्सुअल स्टेज होगी एंड इंटरमीडिएट में डेवलपमेंटल स्टेज होगी. सो ड्यूरिंग द जो इंटरमीडिएट जो होस्ट है फॉर द मलेरियल पैरासाइट, दैट इज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, एंड डेफिनेटिव होस्ट जो है वो है ह्यूमन बीइंग. So during blood meal, female Anopheles mosquito inoculate sporozoite into human host, which infect liver and mature into schizones. So जब भी infected female Anopheles mosquito bite करती है ह्यूमन होस्ट को, तो उस टाइम पे जो स्पोरोजोइट्स हैं that are present inside the female Anopheles mosquito will enter into the blood circulation of the host, and it will enter into the liver and infect the liver, in which there will be the destruction of the erythrocyte, and वहाँ पे जो हमारे स्पोरोजोइट्स थे वो स्कीजोन्स में मैच्योर हो जाएंगे. Now the next question is, a client diagnosed with myasthenia gravis is reporting vomiting, abdominal cramp, and diarrhea. The client is hypotensive and experiencing facial muscle twitching. The above finding indicates myasthenic crisis. Option number B is cholinergic crisis. Option number C is systemic infection, and option number D is none of the above. तो हमेशा हम जब भी हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट आता है, तो उसमें हम जो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं दैट इज पेनिसिलिन. सो इन माइस्थेनिक क्राइसिस और जो हमारा कॉलिनर्जिक क्राइसिस है उसमें क्या फर्क होता है कि माइस्थेनिक क्राइसिस पेशेंट को तब होता है कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, टेंसिलिन मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो मेडिसिन है वो एप्रोप्रिएट डोज में नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से पेशेंट को माइस्थेनिक ग्रेविस होगा, माइस्थेनिक क्राइसिस होगा, जिसमें कि पेशेंट का जो बीपी है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, वो सब इंक्रीज हो जाएगा. bowel and bladder incontinence will be there, decreased urine output, absence of cough and swallow reflex. एंड अगर हम पेशेंट को टेंसिलिन एडमिनिस्टर करेंगे मेडिसिन, तो उस टाइम पे ये वो जो साइन एंड सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे. लेकिन कॉलिनर्जिक क्राइसिस में इसके ऑपोजिट होता है कि जब हम मेडिकेशन का ओवरडोज कर दें, जो ओवर मेडिकेशन पेशेंट को दे दें, तो उसकी वजह से जो हमारा बीपी है वो कम हो जाएगा. पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद हाइपोटेंशन, तो इसमें जैसे हाइपोटेंशन लिखा है, एंड द अदर सिम्टम्स विल बी एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ब्लड विजन पेलर. और अगर हम पेशेंट को टेंसिल टेंसिलन
इंजेक्शन लगाएंगे तो जो पेशेंट है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो in this it is option number B, that is cholinergic crisis. So cholinergic crisis indicate the overdose of anticholinergic medication, usually penicillin, given to treat myasthenia gravis, and also known as penicillin test is performed to differentiate between cholinergic and myasthenic crisis. तो अगर हम पेशेंट को टेंसिलन मेडिसिन देंगे तो माइस्थेनिया ग्रेविस में जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन कोलिनर्जिक क्राइसिस में वो सबसाइड नहीं होंगे। और टेंसिलन का जो एंटीडोट है दैट इज एट्रोपिन सल्फेट, तो इस केस में हमने पेशेंट को एट्रोपिन देना है। Now the next question is, a patient's ABG report is showing the following result: pH is 7.23, partial CO2 is 50 mm of Hg, bicarbonates are 24 millieq per liter. So the patient is suffering from respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis or metabolic alkalosis. So for this the correct answer is option number A, that is respiratory acidosis. और अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए ब्लड का, दैट इज 7.35 टू 7.45। अगर 7.45 से इस साइड को बढ़ता है तो पेशेंट है एल्कलोसिस में जा रहा है, एल्कलाइन हो रहा है ब्लड का नेचर, और अगर 7.35 से कम जा रहा है तो इस इज एसिडिक इन नेचर। तो इसमें जो हमारा है दैट इज 7.23, सो दैट इज लेस देन 7.35, तो इट इज एसिडिक। फिर हम देखते हैं हमारा पार्शियल CO2। पार्शियल CO2 का जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 35 टू 45 mm ऑफ Hg, एंड जो हमारी CO2 है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ से भी हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है। CO2 इसका मतलब हमारी बॉडी में ज्यादा रह रही है, तो उसकी वजह से क्या है, द पेशेंट का जो एसिडिक लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ दिस गैस एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द ब्लड, इट इंडिकेट्स द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर हम बाइकार्बोनेट आयंस की बात करते हैं तो दिस इज 22 टू 28 मिली इक्वी पर लीटर इज द नॉर्मल, एंड बेसिकली ये हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देखते हैं। तो पेशेंट इज इन द विद द नॉर्मल रेंज ऑफ bicarbonates. Now the next question is, example of third generation IUD is, and the options are Lipin's loop. Option number B is copper T380A. Option number C is LNG20, and option number D is Nova T. So the correct answer is option number C. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, so the first generation IUDs are Lipin's loop that are made up of plastic, and the second generation IUDs contain metal, that is copper. तो already यहाँ पे copper इन्होंने explain किया है, and the third generation IUDs are the hormone releasing IUDs, that is Mirena और the LNG, जो कि हमारे hormones को release करते हैं। तो इसमें जो हमारा LNG20 है that is the correct answer. Now the next question is, the most common cause of maternal mortality in India is eclampsia, infection, postpartum hemorrhage और obstructed labor. So इसमें जो correct answer है, in India the most common cause of maternal mortality is postpartum hemorrhage. So after delivery, if the bleeding is more than 500 ml, then it is called postpartum hemorrhage, and there are various reasons for postpartum hemorrhage, जिसमें कि हम 4 T's पढ़ते हैं। T's means trauma, अगर पेशेंट को यूट्राइन रप्चर है या पेरिनियल टीयर हो गया है। एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर पीपीएच। इफ there is retained placenta or retained tissue inside the uterus, and if the mother is present with some kind of coagulopathy, अगर थ्रोम्बिन लेवल कम है, कोगुलोपैथी है किसी तरीके की, ठीक है, तो उस टाइम पे भी लाइक मदर विथ डीआईसी, तो जो पीपीएच के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। Now the next question is, the most important instruction the nurse will give to the client taking corticosteroid is to take the medicine empty stomach. Option number B is to increase sodium intake. Option number C is to decrease dose in periods of stress. And the option number D is to taper the drug and not to stop abruptly. So the correct answer is option number D, that is to taper the drug and not to stop abruptly. तो हमने
पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो डोज है वो धीरे धीरे टेपर करनी है, धीरे धीरे कम करके बंद करना है, एकदम से मेडिसिन को बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर एकदम से बंद करेंगे तो पेशेंट जो है वो विड्रॉल के सिम्टम शो करेगा। एंड विड्रॉल सिम्टम में पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, एक्सट्रीम फटीग हो सकता है, डिक्रीज एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंप्लेन हो सकती है। Now the next question is, the position given to the patient post spinal anesthesia is semi-follower's position, low follower's position, high follower's position or spine position. So the correct answer is option number D, that is supine position. क्यों? Because after the post spinal anesthesia, the patient may complain of headache. पोस्ट लंबर पंचर हेडेक की कंप्लेन कर सकता है, तो इसलिए हमने पेशेंट को कुछ टाइम के लिए फ्लैट पोजीशन में रखना है, पेशेंट को पिलो भी नहीं प्रोवाइड करना। Now the next question is, after total hip replacement surgery, the client's leg should be, option number E is adducted, option number B is abducted, option number C is internally rotated and option number D is externally rotated. So abducted का क्या मतलब है? एड ऑन, मतलब टूवर्ड्स द बॉडी, हमने टूवर्ड्स बॉडी रखनी है। अबडक्टेड मतलब अवे, दोनों लेग्स में गैप होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अबडक्टेड। हमने क्यों अबडक्टेड पोजीशन रखनी है? In order to prevent misalignment of the prosthesis, the legs are kept abducted and sometimes by placing pillow between the legs. Now the next question is, after liver biopsy, the nurse should assist the client to lie down in which position? And the option is left lateral, right lateral, supine or semi-collosus position. So we know that कि जो हमारा लीवर है, it is a part of right upper quadrant. Right upper quadrant का part है, and जो हमारा लीवर है that is highly vascularized organ, मतलब जो उसमें blood हमारा फ्लो होता है, जब आर्टरीज जब वेन्स का जो वेस्कुलराइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही हाई है। तो इस टाइम पे हमने पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देनी है। क्यों? ऑल्दो हमारा जो लीवर है वो भी राइट साइड पे है, हम पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि एज द लीवर इज लोकेटेड टूवर्ड्स राइट साइड, आफ्टर द बायोप्सी इज टेकन, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू लाई डाउन इन राइट लेटरल पोजीशन with rolled pillow, a rolled towel or sandbag over the puncture site to exert pressure in order to prevent bleeding. हमने इसीलिए पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन में देना है ताकि जो हमारा पंचर साइड था वहां पे प्रेशर हो जाए, प्रेशर की वजह से जो ब्लीडिंग है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऑल्दो लीवर इज अ हाईली वेस्कुलराइज्ड, तो इस टाइम पे जो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। Now the next question is, D's of pellagra are, so first thing is, what is pellagra? So pellagra is a disease that is caused by the deficiency of niacin, and niacin is a vitamin B3, vitamin B3 and pellagra जो main है that is identified as diarrhea, dementia and dermatitis. So the patients जो सबसे ज्यादा मेज खाते हैं, ठीक है, उनमें आपको pellagra देखने को मिलेगा। Now the next question is, in the client with diabetic ketoacidosis, potassium supplements are given to prevent, and the options are hypoglycemia, option number B is acidosis, option number C is alkalosis, and option number D is cardiac dysarrhythmia. So पहले तो diabetic ketoacidosis क्या होता है? तो diabetic ketoacidosis is a complication of diabetes, क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होने के कारण जो पेशेंट है that will be present with hyperglycemia and ketone body present होगी, और उसके साथ ही क्या होगा कि जो पेशेंट होगा उसमें रेस्पिरेशन होगा। और जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है तो उस टाइम पे एट द स्टार्टिंग पॉइंट द पेशेंट विल हैव हाइपर कैलीमिया, मीन्स जो पोटेशियम लेवल होगा पेशेंट का वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो फिर हम पेशेंट को पोटेशियम सप्लीमेंट क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब हमने एक बार इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करने के बाद द पेशेंट मे गो इनटू हाइपो
means the potassium level may decrease in the patient. So option number D is the important is the right answer, that is cardiac dysarrhythmia, because again potassium is one of the main ion for heart activity. So hypokalemia, that is if the potassium level is less than 3.5 millieq per liter, can cause cardiac dysarrhythmia, and in DKA hypokalemia occur due to insulin infusion. ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो पोटेशियम को अपने साथ सेल्स में लेके जाएगा. सो जो भी हमारे पोटेशियम बाहर था, ब्लड में इकट्ठा हो गया था, वो विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन एंटर इनटू द सेल. तो उसकी वजह से जो ब्लड में पोटेशियम है वो कम हो जाएगा. सो द पेशेंट विल हैव हाइपोकेलेमिया. Now the next question is, before starting an IV infusion for the client admitted in a surgical unit, the nurse should preferably select which side to insert the IV cannula. Proximal end of the upper extremity, distal end of the upper extremity, larger vein of lower extremities, or the veins in the feet. So proximal is the part that is towards the body, means जो body के center के ज़्यादा पास, ठीक है, and distal is the area that is away from the center of the body. For example, shoulders are proximal to the body and fingers और hand are distal to the body. जो hand है वो body के center part से दूर है, लेकिन जो shoulder है वो center के करीब है. So इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्टल एंड ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी. तो हमेशा डिस्टल एंड पे हम सबसे पहले कैनलाइजेशन करते हैं. क्यों? डिस्टल एंड मींस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, लाइक हैंड्स एंड डिस्टल एंड शोल्डर इज प्रॉक्सिमल. So when distal end is selected for venipuncture, the upper veins are available for further cannula insertion. ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में पेशेंट के फोर आर्म में लगा दिया कैनुला, तो उसके बाद जो हमारी हैंड वाली वेन्स है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, तो हम वहाँ पे वेन्यूपेंचर नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हमेशा डिस्टल एरिया में पहले लगाओ और उसके बाद प्रॉक्सिमल की तरफ. Now the next question is, food fortification means, and the options are adding bad things to the food. Option number B is adding nutrient to the food. Option number C is assessing nutritive value of the food, and the option number D is grading system used in classification of food. So food fortification means adding nutrients to the food. So option number B is the correct answer. And option number A जो है that is adding bad things to the food, that is known as food adulteration. And अगर हम food fortification का example की बात करते हैं तो like our salt is iodized with iron, is iodized salt, ठीक है, उसमें आयोडीन होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गॉइटर. और आजकल डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट आता है, लाइक सॉल्ट में आयोडीन भी मिलेगा और विटामिन आयरन भी मिलेगा. तो मीन इन विच वी आर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड, दैट इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन. सो आज की वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. और अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड इसमें जो मैंने साइंस हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया है कि साइंस के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, मेडिकल साइंस रिलेटेड टू नर्सिंग एग्जाम. तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मेडिकल साइंस होते हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो थैंक यू.